हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा के थर्ड लेक्चर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा। आप में से जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, पहले जाके उसे देख लो, फिर उसे कंटिन्यू करो। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, बट मैं मान के चल रहा हूँ आप सभी को पता है। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि अगर एक तराजू है और मैंने मास रख दिया, सपोज दैट ये है 2 किलोग्राम का, ये है 5 किलोग्राम का, टोटल मास क्या होगा, तो बोलेंगे 2 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम यानी कि 7 किलोग्राम। डायरेक्टली ऐड कर देना है क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। बट जब बात आती है फोर्स की या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, अगर इधर लग रहा है 3 न्यूटन और इधर लग रहा है 4 न्यूटन और हमसे पूछ ले कि इन दोनों का सम कितना होगा या इफेक्टिव क्या होगा या नेट कितना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इक्वल टू 7 न्यूटन। ये गलत है वेक्टर के केस में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन को भी देखना पड़ता है। तो डायरेक्शन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अलग ही रूल है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर 3 लॉज हैं। अच्छा, एक चीज आप सबसे पहले ये ध्यान रखना कि एडिशन ऑफ वेक्टर यानी कि दो वेक्टर अगर दिए गए हैं, उनका एडिशन या उनका वेक्टर सम या उनका रिजल्टेंट, तीनों ही सेम चीज हैं। आपको दो वेक्टर देके रिजल्टेंट पूछा जाए तो इसका मतलब दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है, या ऐड किया जाए तो उसका मतलब वही उसका रिजल्टेंट है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इसमें 3 लॉज हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीनों ही जो लॉज हैं, अगर आपको पहला समझ में आ गया तो दोनों ऑलरेडी समझ में आ गया। तीनों सेम ही चीज कहते हैं, सिर्फ अलग अलग तरीके से। तो आपको ध्यान से देखना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊं। तो टॉपिक डाल लो आप, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक चीज और, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ मुझसे बट लिख नहीं रहा हूँ, उससे आप कॉपी में शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि हर चीज़ लिखाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो अब चलो हम बात करने आ रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को जोड़ने की बात करता है ये। तो अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं, सपोज दैट एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, हमें जोड़ना है, तो दोनों वेक्टर्स को कैसे जोड़ेंगे। ये कहता है कि एक की टेल को दूसरे की हेड पे लाके रखो। अच्छा, एक चीज और इससे पहले आप समझ लेना कि वेक्टर ए प्लस बी जो होगा वो बी प्लस ए के इक्वल ही होगा, यानी ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए, दोनों सेम होगा, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है ये टेल है, ये हेड है, एक की टेल को दूसरे की हेड पे रखो। वेक्टर को हम लोग मूव करवा सकते हैं, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड मतलब उसके लेंथ को और उसके डायरेक्शन को चेंज बिल्कुल नहीं करना है। यानी हम लोग मूव करवा सकते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ट्रायंगल लॉ बोलता है कि किसी भी एक वेक्टर को पकड़ के आप दूसरे के हेड पे रख दो, इसके टेल को दूसरे की हेड पे रख दो। चलो रखते हैं। तो एक टेल और एक हेड बच गया है, आप इसे ज्वाइन कर दो। ये वाला जो वेक्टर होगा जो टेल से हेड पे ज्वाइन हो रहा है, यही इन दोनों का रिजल्टेंट है या यही इन दोनों का सम है। तो मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख दे रहा हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है कि एक वेक्टर की टेल को दूसरे के हेड पे रखो। अब जब दूसरे के हेड पे रख दिया तो एक टेल और एक हेड बच गया, उसको आप ज्वाइन कर दो। जहां हेड है वहीं पर एक दूसरा हेड और बना दो। ठीक है, तो वो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब किसी ने बोल दिया कि भाई मैं तो, आपने यहां पर बी को खिसका के रखा है, ए को खिसका के दिखाओ। चलो ए को भी खिसका के दिखा देते हैं। अगर मैं ए की टेल को बी के हेड पे रखूं तो कैसा बनेगा, देखो रख दिया यहाँ पर
तो ये हो गया वेक्टर ए, रिजल्टेंट ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, आप कुछ भी लिख लो, दोनों सेम है। क्या दिख रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स सेम हैं? हो सकता है आपको कुछ चेंज लग रहा हो क्योंकि इतना परफेक्ट नहीं बना पाया हूं मैं, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर सेम है, तो बहुत सिंपल सा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यही सेम चीज़ आपको आगे भी मिलेगी जब मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताऊंगा और ट्रायंगल वो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताऊंगा, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता हो और हमसे पूछ ले कि ये जो दोनों वेक्टर को जोड़े हैं तो ये जो नया वेक्टर मिला है या इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो कैसे बताएंगे? तो ध्यान से देखना, मैं इधर बना रहा हूं नीचे कि एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। याद रखना, जब मैं बोलूं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो इसका मतलब दोनों की टेल से टेल जोड़ दो तो जो एंगल बनता है उसे थीटा बोलते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वाला बीच 120 डिग्री है, तो याद रखना ये एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं है। एंगल बिटवीन वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? टेल से टेल को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला जो एंगल आएगा ये ज्वाइन करना, ये होगा हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एक क्लियर होना जरूरी है कि एंगल बिटवीन वेक्टर होता क्या है। दोनों वेक्टर की टेल से टेल को आप ज्वाइन करो तो जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। सो दो वेक्टर्स हैं हमारे, वेक्टर ए वेक्टर बी, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो हमें पता है कैसे ऐड करते हैं, हम एक की टेल को दूसरे की हेड पे लाके रखेंगे। अब मैं ऊपर बना रहा हूँ, थोड़ा क्लियर बनाने की कोशिश करूंगा कि समझ में आए। ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी को भी खिसका के मैंने रखा, ये हो गया वेक्टर बी। अभी एक चीज समझो आप कि अगर मैं इसको खिसका के यहां पर रखूंगा तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? भाई बिल्कुल थीटा होगा, क्योंकि ये बी को खिसका के यहां रखे हैं, यानी ये दोनों तो पैरेलल लाइंस हो गई, तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। एक चीज और, मैग्नीट्यूड को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था? ये होता है मैग्नीट्यूड और ये होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ। सिंप्लिसिटी के लिए मैं उसको सिर्फ ए और बी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, सिर्फ ए और बी से। आपको ध्यान रखना है कि जो ए है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर ए की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने मॉड क्यों नहीं लगाया, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये लेंथ है, ठीक है। थोड़ा इक्वेशन देखने में सिंपल लगे, अच्छा लगे, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो हमें दोनों वेक्टर को ऐड करना था, बी को खिसका के यहां पर रखा, तो वेक्टर ए प्लस बी क्या होगा? ये होगा। अब इसकी लेंथ क्या होगी? ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसकी लेंथ हमें निकालनी है। लेंथ कैसे निकालेंगे इसी को डिस्कस करेंगे। तो देखो आप, सबसे पहले यहां पर ये जो पॉइंट है इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। इस पॉइंट को मान लो आप P Q R S, P Q R S। हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालना है PS, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस बी, ये क्या होगा? लेंथ ऑफ PS, ठीक है। PS की जो लेंथ है वही तो होगा। अब चलो देखते हैं, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? बिल्कुल 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम देखेंगे इन ट्रायंगल PRS, PS का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर। इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने किया क्या? मैंने सिर्फ B को स्लाइड करवा के उधर रखा, ये हो गया रिजल्टेंट। हमें इसकी लेंथ निकालनी थी, लेंथ नहीं पता था, तो हमने क्या किया? इसको एक्सटेंड करके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। फिर हमें ये ट्रायंगल मिल गया। उस ट्रायंगल में अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी आप इसको यहीं पर छोड़ दो। अब देखो,
इस ट्रायंगल में क्योंकि हमें ए तो पता है पर हमें क्यू आर नहीं पता है, हमें आर और एस नहीं पता, आर एस नहीं पता है, तो क्यू आर और आर एस को अगर निकालना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल क्यू आर एस, इन ट्रायंगल क्यू आर एस अगर हम लोग कॉस थीटा लगाएं, सो कॉस थीटा, क्योंकि हमें बेस को निकालना है, हमें पता क्या है, हमें हाइपोटेन्यूज पता है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, बी है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्यू आर अपॉन बेस की लेंथ क्या है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बी। यहां से क्या हो जाएगा, जब बी इधर चला जाएगा तो क्यू आर इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये चीज निकल आई, क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल आई, बी कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो आर एस अपॉन बी, यानी कि यहां से आ गया बी इधर जाएगा, सो आर एस इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये वाली लेंथ है बी कॉस थीटा, ये वाली लेंथ है बी साइन थीटा। अब चलो हम पुट कर देंगे वैल्यू को, इस साइड लिख रहा हूं मैं। अब अगर इसी को हम लोग यहां पर लिखें तो लिख सकते हैं पी एस का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। अब पी आर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर, पी आर हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। अब सिंपली हमें वैल्यूज को पुट कर देना है, तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू हो गई ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको एक्सपेंड करेंगे, सो पी एस का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मैं इधर नीचे रखते रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ ताकि दिखाई पड़े आपको, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ आप ध्यान देना, यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर इसमें से मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें से अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, यानी प्लस 2ab कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, हम सभी को पता है, सो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, हमें चाहिए क्या था, हमें तो लेंथ ऑफ पी एस चाहिए था, हमें पी एस स्क्वायर मिला है, तो चलो पी एस देखते हैं कितना होगा। पी एस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पी एस की क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड का मतलब इसका लेंथ। ठीक है, चलो मैग्नीट्यूड तो हम सभी ने निकाल लिया। अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, दोनों वेक्टर्स की अपनी अपनी डायरेक्शन थी, इस केस में ए इधर था बी इधर था, तो दोनों को जोड़े हैं तो जो रिजल्टेंट निकला है ये भी तो एक वेक्टर है ना। अब ये वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, इसका डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर है, या कोई ये बोल ले कि ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर हम लोग यही बता दें कि भाई ये ए के साथ 30 डिग्री पे है, समझ में आ जाएगा ना कि इसकी डायरेक्शन किधर है, या ए के साथ 90 डिग्री पे है, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में है। तो बेसिकली हमें ये वाला एंगल निकालना है, इस एंगल को मैं मान रहा हूँ अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू पता चल जाए तो फिर हम लोग एंगल निकाल लेंगे। चलो इसको मैं सबसे पहले रब कर रहा हूं और थोड़ा सा शॉर्ट में इसे लिखूंगा, आप समझने की कोशिश करना। हमें अल्फा निकालना है,
सबसे पहले देखो अल्फा है क्या, अल्फा है ये जो रिजल्टेंट है और ए के बीच का एंगल है। अल्फा रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल है, या यूं बोले वेक्टर ए प्लस बी का ए के साथ एंगल है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अल्फा है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल अल्फा है। अब निकालें, कैसे निकालेंगे? तो अगर इस ट्रायंगल को देखें, बड़े वाले ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल PRS हम लोग tan अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा क्या होता है? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं b sin थीटा, बेस क्या हो जाएगा? बेस ये वाली लेंथ हो जाएगी, यानी a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग tan अल्फा निकाल लिए। tan अल्फा निकाल लिए मतलब हमें अल्फा पता चल जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, किसी ने बोल दिया कि आपने बता तो दिया कि a के साथ कितना एंगल बना रहा है, अब आप बताओ कि b के साथ कितना एंगल बना रहा है। यानी ये जो रिजल्टेंट है, अगर मैं b वेक्टर को लाके ऐसे यहां पर रख दूं, स्लाइड करवा के, स्टार्ट में ऐसे था ना, तो b के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो याद रखना कि फॉर्मूले को याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। मान लो कि b के साथ एंगल बना रहा है बीटा। एंगल कॉन्सेप्ट समझना है ताकि अगर कुछ चेंजेस हो तो कोई दिक्कत ना हो। एंगल मेड बाय वेक्टर a प्लस वेक्टर b विद b। यहां पर जो रिजल्टेंट है वो b के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो याद रखना, जब a के साथ एंगल बनाना निकाल रहे थे तो नीचे हमने a अकेले पुट किया था। ठीक है, तो अब हम यहां पर tan बीटा लिखेंगे। अब tan क्या होता है? साइन अपॉन का कॉस होता है। तो सबसे पहले तो आप लिख लो साइन अपॉन कॉस, tan बीटा साइन अपॉन कॉस। बीटा क्या है? रिजल्टेंट का b के साथ एंगल है, तो b को आप ऐसे लिख लो, प्लस अब यहां ऊपर a लिख दो। ठीक है, ये सिर्फ मैंने याद करवाने की एक छोटी सी कोशिश की है, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अल्फा क्या है? रिजल्टेंट का a के साथ एंगल है, a को ऐसे लिख दो। tan है तो tan क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस लिख दो। a यहां लिख दिया तो b भी यहां पर लिख दो। निकालते कैसे हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी चलो कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। 2-3 एंगल का कंडीशन देखेंगे, फिर 1-2 न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर अगले लॉ पे बढ़ेंगे जो कि हमारा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो, इफ थीटा इज जीरो डिग्री, कहने का मतलब दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, मतलब पैरेलल वेक्टर है। तो अगर 0 डिग्री है, अब एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, इन दोनों की लेंथ a और b है, डायरेक्शन सेम है। तो अगर रिजल्टेंट निकालना हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, या इससे वेक्टर a प्लस वेक्टर b का भी लिख सकते थे, मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, यहां पर a और b क्या है? मैग्नीट्यूड है, लेंथ है। इसे कभी भी नेगेटिव में नहीं पुट करना है, ये हमेशा पॉजिटिव में होगा। सो कॉस 0, इस केस में थीटा 0 है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो यहां से लिखा जा सकता है कि रिजल्टेंट हमारा होगा a प्लस b। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यानी 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर ही लग रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो जब कभी भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनको जोड़ दो, कुछ भी हमें नहीं करना, सीधे जोड़ देना है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 8 न्यूटन होगा। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, थीटा 180 डिग्री हो, तो फिर क्या होगा? अब एक वेक्टर
ए है इधर, बी इधर है। मैं मैग्नीट्यूड वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ए और बी यहाँ पर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो हम तो अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? ग्राफ अगर बनाए तो हमें समझ में आती है ये बात ना। कॉस 0 पे 1, फिर 90 पे 0 और 180 पे -1 होता है। ठीक है, सो 180 पे -1 है, पुट करते हैं वैल्यू। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 की वैल्यू -1 होगी। -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला हो जाएगा टर्म माइनस में। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा a माइनस बी। यहाँ पर मैं आपको मॉड लगा दे रहा हूँ, समझना आप। ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, मतलब लेंथ को बता रहा है, रिजल्टेंट कितना होगा। अब अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया कि ये है एक ब्लॉक, इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या होगा? आप सीधे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 10 - 4 6 न्यूटन। मैंने मॉड इसलिए लगाया है कि अगर इधर 4 लग रहा हो और इधर 10 लग रहा हो तो आपको ये नहीं करना कि 4 - 10 यानी कि -6। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में होता है, लेंथ को बताना है हमें। तो हमें याद रखना है कि जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो तो बड़े में से छोटे को घटा दो, और डायरेक्शन किधर जाएगी? नेट जिधर बड़ा वाला लग रहा होगा। हमें चीज समझ में आती है ना? 4 उधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ब्लॉक पे फोर्स इधर ही बनेगा, नेट इधर ही जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब एक थर्ड केस की भी बात कर लेते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है, हालांकि ये सब आप निकाल सकते हो, तो क्या होगा? दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ से आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो सीधे पाइथागोरस थ्योरम वाली बात हो गई कि हमें रिजल्टेंट निकालना है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आप इसको खिसका के आपने इसे यहाँ पर रखा, ये बी है, तो इसकी लेंथ क्या होगी भाई? इसकी लेंथ तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, कितनी आएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, अगर हो तो फिर कमेंट जरूर कर देना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और वहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपको याद रखने के लिए भी बोलूँगा कि जो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में तो हम लोग हमेशा हर चीज़ डिराइव करने पे नहीं जाएंगे ना, अपनी स्पीड अच्छी रखनी है, तो कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ऑल्सो 5, यानी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 5 है, एंड इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यानी वेक्टर ए प्लस बी, इनका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 5 है। ए की भी वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, दोनों वेक्टर को जब जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट मिलता है उसकी भी वैल्यू कितनी है? 5 है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड थीटा। फाइंड थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा निकालना है। चलो समझते हैं। हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना कि अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनका जो रिजल्टेंट है, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इस केस में हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है, ए प्लस बी का, ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, बट थीटा नहीं पता है, और थीटा ही हमें निकालना। चलो वैल्यू पुट करते हैं। सो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5 हो गया।
इक्वल टू अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड भी 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 प्लस 2, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। भाई ए भी 5 है और बी भी 5 है, तो 5 इंटू 5 25 कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा इक्वल टू, और इधर जो अंडर रूट लगा है वो हट जाएगा, रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो वो हट जाता है, तो क्या आ जाएगा इधर 25 प्लस 25 प्लस ये 50 कॉस थीटा। अब देखो 25 25 ये तो खत्म, ये 25 इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा -25 इक्वल टू 50 कॉस थीटा। 50 नीचे आएगा, सो चलो कॉस थीटा 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -25/50 इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। कॉस 1/2 कितने पे होता है, कॉस जो 1/2 होता है वो 60 पे होता है, -1/2 कितने पे होता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं बना के दिखा दे रहा हूं। ये है कॉस का ग्राफ, ठीक है, 0 पे होता है 1, 90 पे होता है 0, यहां कहीं 60 पे कितना होता है, 60 पे होता है 1/2। 0 पे 1, 90 पे 0 और 60 पे 1/2। क्या आपको यहां पर ये वाली जो लाइन दिख रही है इसके अगल बगल दिख रहा है ना कि सेम तरीके से घटना और बढ़ना हो रहा है, कहने का मतलब जितना इधर आए हैं अगर उतना ही उधर चले जाएंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी -1/2। अब देखो 90 में से 30 लेफ्ट आए हैं तो 60 मिला है, 90 में से 30 अगर इधर जाएंगे तो यहां पर कितनी वैल्यू मिलेगी 120। तो सिंपली आप ऐसे समझ लो कि cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। cos थीटा इक्वल टू 1/2 आ रहा था, सो थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अच्छा एक चीज़ आप और याद रखना, मैं बताना भूल गया था, दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये मैंने थीटा बोला था, कोई ये मत बोल देना कि ये वाला एंगल हम लेंगे, हमेशा जो स्मॉलर एंगल होगा उसे हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब एंगल आ गया 120। अब चलो इसको विजुअलाइज करने की कोशिश भी करते हैं। ये था वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, ये है वेक्टर बी 120 डिग्री पे। अब देखो ये तो है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 कुछ ऐसा बनेगा, सो ये है 120 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना था तो इसको स्लाइड करवा के यहां पर लेके गए, जब स्लाइड करवा के यहां पर लेके गए तो कुछ इस तरीके से बना, रिजल्टेंट क्या होगा ये होगा। तो एक चीज याद रखना, जब ये 120 था स्लाइड करवा के लेके गए तो ये भी 120 हुआ, तो अंदर वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये 60 है, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। कहने का मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल भी 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये कंडीशन याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उन दोनों का रिजल्टेंट भी उतना ही है, सेम है, तो मतलब दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है 120 डिग्री। दो वेक्टर्स अगर 120 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं और दोनों की लेंथ सेम है तो जो इनसे रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो भी उतना ही होगा, दोनों के बराबर ही होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी क्लियरिटी और हो जाएगी, उसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ और पॉलीगॉन लॉ की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, if angle made by if vector A plus vector B is perpendicular to vector A and magnitude of vector A plus vector B is half of magnitude vector B,
फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्वेश्चन को समझना, दो वेक्टर हैं ए और बी, तो बोल रहा है कि जो ए प्लस बी है, जो तीसरा वेक्टर है, वो ए के परपेंडिकुलर है, वो ए के परपेंडिकुलर है। तो चलो बना लेते हैं, ये है वेक्टर ए। अब जो a प्लस बी है वो परपेंडिकुलर टू a है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे होगा। और जो a प्लस बी की लेंथ है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज हाफ ऑफ वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, यानी कि जो b का लेंथ है उसका आधा है। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और ये हो गया वेक्टर b। ठीक है, a और b सिंपली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऐसा बन गया हमारा डायग्राम। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। चलो पहले ये निकालते हैं। अगर इसको मैं मान लूँ अल्फ़ा, ठीक है। अब ये आप में से कोई मत बोलना कि भाई अल्फ़ा तो क्या होता है, a प्लस बी का a के साथ एंगल, वो तो सिर्फ नोटेशन, हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अल्फ़ा को निकालें। कैसे निकालेंगे हम लोग? भाई इसकी लेंथ क्या है, इसकी आधी है। सबसे पहला कंडीशन दिया था a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। दूसरी चीज़ बोला है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आधा है b से, यानी कि अगर ये, मैं a प्लस बी मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख सके, अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो नामकरण कर लेते हैं, चलो ए बी सी इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गया 2x, x कैंसिल आउट 1/2। साइन अल्फा 1/2 आ रहा है। साइन 1/2 कितने पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। सो अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि हमें एंगल कौन सा मिला है, हमें एंगल ये वाला मिला है। पूछा कौन सा था, पूछा था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कब बोलते हैं, जब दोनों वेक्टर को टेल से टेल आप ज्वाइन करो। चलो अगर इसको स्लाइड करवा के मैं यहाँ पर लेके आऊँ, स्लाइड करवा के यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये वेक्टर बी बनेगा। ये अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये 30 डिग्री होगा। ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 150 होगा। यानी थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री 150 डिग्री। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको यहां तक। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की और फिर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ध्यान से, सेम ही चीज को ये बोलता है बट डिफरेंट तरीके से। ट्रायंगल लॉ में हमने क्या बोला था कि अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, चलो वेक्टर बी को यहीं पर बना लेता हूं, वेक्टर बी, तो एडिशन कैसे करते हैं, एक की टेल को दूसरे की हेड पे रखो फिर ज्वाइन कर दो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल सपोज मान लो थीटा है, तो अब इसको स्लाइड करके यहां पर रखो, लेकिन इसे भी यहां पर रहने दो। कहने का मतलब क्या है, एक परछाई बनाओ इसकी। कंप्यूटर में हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कॉपी करके दूसरी जगह पे ले आके पेस्ट कर देते हैं। तो ए को यहां पर रहने दो, साथ ही साथ इसकी परछाई बनाओ। तो अगर मैं इसकी परछाई बनाऊं यहां बी के हेड पे, तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। बी की भी परछाई बनाओ ए के हेड पे, ठीक है, तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, ये भी वेक्टर ए हो जाएगा। तो ये वाला जो वेक्टर है जो यहां से पास हो रहा है, दोनों वेक्टर जहां पर ज्वाइन थे वहां से जो पास हो रहा है, ये क्या दिखाएगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिखाएगा। ठीक है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिखाएगा। ध्यान से देखो, ये सेम ही चीज है। ट्रायंगल लॉ में हमने बोला था एक वेक्टर को दूसरे के हेड पे रखो, यहां पर रखे, और ये वाली जो लाइन हो गई वो उस केस में हो जाता था रिजल्टेंट वेक्टर, या ए को इसके ऊपर रखते थे तो भी यही आता था।
इसमें क्या बोल रहा है कि ए का भी परछाई बनाओ, बी का भी परछाई बनाओ, ये जो बीच वाली डायगोनल होगी ये क्या दिखाएगी, वेक्टर ए प्लस बी। तो ये सेम ही चीज़ है, इसका मैग्नीट्यूड भी जाहिर सी बात है कि वही आएगा जो हमने पहले निकाला है। बात करते हैं जो दूसरा डायगोनल है, यानी यहाँ से टेल से जो निकल रहा है तो वेक्टर ए प्लस बी या वेक्टर बी प्लस ए दिखाएगा। जो दूसरा वाला है इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। अच्छा, इसे पैरेललोग्राम लॉ क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप इसे ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ये जो वेक्टर बनेगा ये वेक्टर b माइनस ए होगा, या अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ क्या शो कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b माइनस ए। ठीक है, तो याद रखना है कि दोनों डायगोनल्स क्या शो करते हैं, जहां दोनों वेक्टर ज्वाइन थे तो वहां से जो वेक्टर निकल रहा है ये वाला जो वेक्टर होगा ये वेक्टर a प्लस बी या b प्लस ए होगा, ये वाला वेक्टर b माइनस ए होगा। यहां पर आप a माइनस बी मत कर देना, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ और बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इसका लेंथ कितना होगा, एंगल कितना होगा, वो हम लोग ट्रायंगल लॉ में ही डिस्कस कर चुके थे। बात करते हैं पॉलीगॉन लॉ की। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई कमी भी लगती है तो फिर उसे भी बताना कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें क्या बोलता है कि मान लो 3-4 वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तीसरा वेक्टर है सी, चौथा वेक्टर मान लो डी। ठीक है, इन चारों वेक्टर को जोड़ना है तो क्या करो, आप एक की टेल को दूसरे के हेड पे रखते जाओ, यानी कि बी को सरका कैसे रखे, ये ए है हमारा, बी को सरका के इसके हेड पे रखे, कुछ ऐसा बना। अब सी को सरका के बी के हेड पे रखो, डी को सरका के सी के हेड पे रखो, तो अब लास्ट में क्या होगा, एक टेल और हेड बचा रह जाएगा। हमने सबको रख दिया, तो ये वाला जो वेक्टर होगा, अब की बार जो जोड़ेंगे ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। डायरेक्शन को आप ध्यान रखना, एक की टेल को दूसरे की हेड पे रखते गए, भाई इसको यहां पर हमने रखा, फिर सी को बी के हेड पे रखा, डी को सी के हेड पे रखा। अब इसके बाद जब ज्वाइन करेंगे तो इधर हेड मत बनाना, आप क्या है, टेल से ही टेल निकालो और जहां हेड है वहां पर जाके ज्वाइन कर दो। अब बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ को ही अगर आप एक्सपेंड करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। भाई ए और बी को जोड़ना है तो हमने क्या करा, इस तरीके से रख दिया, तो ये वाला वेक्टर क्या हो गया, ये वाला वेक्टर हो गया a प्लस बी। ठीक है, अब a प्लस बी और c को जोड़ना है, a प्लस बी भी एक वेक्टर है ना, अब a प्लस बी को c से जोड़ना है तो c को आप लाके यहां पर रखो, तो अब ये जो होगा ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यानी वेक्टर a प्लस बी प्लस सी। अब जब ये a प्लस बी प्लस सी निकल आया है, इसको d से जोड़ना होगा तो इसकी टेल को इसके हेड पे रखोगे, कुछ ऐसे मिलेगा, तो ये वाला रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो यही बोलता है पॉलीगॉन लॉ। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसे रखते रखते सपोज दैट यहाँ एक वेक्टर और होता है वेक्टर e, तो उस केस में क्या होता, e को जब हम लोग पुट करते अगर वो वापस से उसी पॉइंट पे आ जाता जहाँ से चला था, मतलब एक क्लोज लूप बन जाता, तो इन सब का जो रिजल्टेंट है वो 0 होता या नल वेक्टर होता। फिर से समझना, अगर ढेर सारे वेक्टर हैं, 50 वेक्टर हैं, सबको हमने क्या करा, एक की टेल को दूसरे की हेड पे रखते गए, ये पहला वेक्टर था, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे घूमते घूमते जो लास्ट वाला वेक्टर है उसका हेड अगर इसके टेल पे पड़ गया, तो कहने का मतलब अगर अलग होता तब तो हम लोग जोड़ देते, जब उसी पॉइंट पे पड़ गया तो कहने का मतलब इन सब का जो रिजल्टेंट है वो 0 है, क्योंकि अब अगर हम लोग यहाँ पर कोई ड्रॉ करना चाहें तो लेंथ ही नहीं बची है, रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा। चलो, ये तो आज हमने बात कर लिया एडिशन ऑफ वेक्टर की। हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की भी बात कर लेते हैं, उसमें आपको कुछ बताना नहीं है। एडिशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो कैसे,
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इससे पहले वेक्टर ए प्लस बी निकालते थे, उस केस का हमें पता था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि अगर किसी भी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो अगर ये वेक्टर बी है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, लिखा जा सकता है। तो यानी कि अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ उतनी ही रहेगी, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये हो गया माइनस वेक्टर बी। अब देखो आप, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। क्या इन दोनों वेक्टर को जोड़ना हमें आता है? भाई बिल्कुल आता है, वो हम पहले ही सीख चुके हैं। एक की टेल को दूसरे की हेड पे रखो, ऐसे रख दिया हमने। ये क्या है? माइनस वेक्टर बी। ये निकल आया वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमारी हम फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे। चलो हाँ, अगर कभी कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, जैसे सपोज दैट वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अगर कभी कार्टेशियन फॉर्म में दिया है और हमसे वेक्टर a प्लस बी पूछे या वेक्टर a माइनस बी पूछे तो क्या करेंगे? जब a प्लस बी पूछेगा तो सिंपली आपको ऐड कर देना है, यानी कि i का i में ही एडिशन करेंगे। इधर 2i है, इधर i है, तो 2i प्लस 1i 3i हो गया, 4i माइनस 3j प्लस j हो गया, -6 प्लस 2 -4k। जब माइनस करेंगे सिंपली इसी तरीके से माइनस भी कर देंगे। 2 - 1i कैप प्लस 4 -3, तो माइनस माइनस प्लस 3j प्लस -6 प्लस 2k कैप, i कैप प्लस 7j कैप -4k कैप। ये आ गया वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अगर कभी भी ठीक है, तो हमने कार्टेशियन फॉर्म में भी देख लिया कि कार्टेशियन फॉर्म में तो हमें डायरेक्टली i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। a प्लस बी पूछा है, जब अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है, a और b के बीच का एंगल थीटा है, तो a माइनस बी निकालना हो तो फिर एंगल कौन सा हो जाएगा? भाई जाहिर सी बात है, डायरेक्शन पलट जाएगा, ये a होगा और माइनस बी इधर होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें पता है, हमें फॉर्मूला पुट करना है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, उसका अंडर रूट। तो उस केस में ये वाला एंगल पुट करेंगे। जिसको भी बेसिक पता है उन्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो ये वाला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।